हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की तीसरी प्रश्नावली। तो तीसरी प्रश्नावली है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यह प्रश्नावली है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्या है, जो 3.1 और 3.2 है, इसमें से एक सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं पेपर में। तो कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए ध्यान से सुनिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, प्रश्नावली के नाम से ही पता लग रहा है कि प्रश्नावली किस प्रकार की है। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो चर, यानी चरों की संख्या होनी चाहिए 2। उसके बाद रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हम जानते हैं, पिछली वीडियो में दूसरी प्रश्नावली में हमने बताया था। रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? जिनमें चर की जो अधिकतम घात है 1 होनी चाहिए। चर राशियाँ होती हैं जो उनकी अधिकतम घात 1 हो, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दो चरों की संख्या भी क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या फिर 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं चरों की संख्या इसमें। जैसे ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल ये रखें। पहला एग्जाम्पल है, इसमें चरों की संख्या 1 है। चरों की संख्या 1 है, केवल एक ही चर है, ओनली x है। इसके अलावा यहाँ पर अचर राशि आ गई और ये भी अचर राशि। तो ये वाला जो समीकरण है, ये है दो चर वाला समीकरण नहीं, क्योंकि चरों की संख्या इसमें 2 नहीं। प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। दूसरे नंबर का y-4 बराबर 10। इसमें भी चरों की संख्या एक ओनली y है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है x + y बराबर -5। ये तो चर राशि हो गई। यहाँ पर x चर राशि है और y भी चर राशि, यानी ये दोनों क्या है? चर राशि है। इसमें चरों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, यानी ये दो चर वाला समीकरण है। पहले ऊपर जो ये दोनों दिए हुए हैं, ये एक चर वाला समीकरण है। और यहाँ पर x + y बराबर -5 और x - y बराबर 10। ये दोनों के दोनों समीकरण है जो ये दो चर वाला समीकरण, दो चर वाले समीकरण है। उसके बाद रैखिक है या नहीं? तो रैखिक समीकरण हम उसको बोलते हैं जिसमें चर की घात हो जो वह कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों समीकरणों में देखते हैं, इसमें चर की घात 1 होगी, यहाँ पर भी चर की घात क्या है? 1। इसको हम कहेंगे कि ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें जो घात आ रही है चरों की वो एक घात है। तो ये वाला क्या हो गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। एक घात भी जरूरी हो, चरों की संख्या 2, ये भी दोनों चीज़ें जरूरी है, तब जाकर दो चर वाला रैखिक समीकरण बने। तो ये दोनों के दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी पावर कितनी है? 1 है। तीसरे नंबर की बात करें, घात तो 1 है, रैखिक तो है, लेकिन 1, 2 और तीसरा जेड भी आ गया, तो ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसकी बात करें तो इसमें देखो घात कितनी आ रही है? 2 घात आ रही है। चरों की संख्या तो 1 है, एक चर वाला समीकरण है, लेकिन रैखिक समीकरण है या नहीं? तो रैखिक समीकरण तब होता है जब यहाँ पर घात 1 होती है। तो एक घात नहीं है, यहाँ पर 2 घात है, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। एक चर वाला द्विघात समीकरण है, और यहाँ पर ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें चरों की संख्या क्या हो गई? 2 होगी। तो ये भी दो चर वाला द्विघात समीकरण हो गया। तो इस प्रश्नावली का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी इस प्रश्नावली में हम इस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसके अलावा ऊपर जो दिए गए यानी जो दे रखे हैं क्वेश्चन, इस प्रकार के एग्जाम्पल, इनको हमें नहीं करना। हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जिनमें चरों की संख्या 2 हो और रैखिक तो होने चाहिए, यानी उनकी घात है जो 1 होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो रैखिक समीकरण होते हैं इनको हम हल किस प्रकार करते हैं। अब मान के चलो हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लिया हमने, x + y बराबर ले लिया हमने 10। तो देखो ये जो समीकरण है दो चर वाला है और रैखिक भी है। अब इसमें हमें x और y के मान निकालने, तो उसको बोलते हैं समीकरण के हल। समीकरण के हल, यानी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ ले कि समीकरण के हल ज्ञात कीजिए,
जैसे पिछले सवालों में वो 2.3 थी, 2.2 में हमने क्या किया कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए थे। शून्य क्या थे? x के ऐसे मान थे जिनको हम समीकरण के अंदर रखते थे, समीकरण का मान 0 हो जाता था। लेकिन इस प्रश्नावली में हमें क्या करना है, समीकरण के हल ज्ञात करने। अब हल स्वयं वही बात है, x और y के मान है और ऐसे मान होंगे कि उन मानों को इस समीकरण में रखेंगे, x और y की जगह मान रखेंगे, तो उनका मान कितना आना चाहिए? बराबर में 10 दिया हुआ है, शून्य की कोई बात नहीं चल रही, बराबर में जो संख्या दी हुई है वही आनी चाहिए, यानी 10 आना चाहिए। तो x और y को देखते हैं कौन कौन से मान हो सकते हैं जिनको जोड़ने पर क्या आता है? 10। एक x का मान होता है 1 ले लें, y की जगह 9 ले लें, तो आंसर 10 आएगा। x का मान 1 करें, y का मान 9 करें, तो आंसर 10 हो जाता है। या x का मान 2 लें, y का मान 8 लें, तो ये भी 10 होगा। या 3 और 7 ले लें, तो ये भी 10 हो जाएगा। 4 और 6 ले लें, 5 और 5, इसके अलावा 11 माइनस 1 कर दें, 12 माइनस 2 कर दें, 13 माइनस 3 कर दें। तो ये सब मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी दोनों मान रखने पर समीकरण में समीकरण का मान 10 के बराबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये सब मान सही है, x और y के सब मान। कोई सब मान ले लें, x की जगह 1 रखें, y की जगह 9 करें, तो 10 आएगा। 2 ले लें x की जगह, y की जगह 8, तो भी 10 आएगा। या x की जगह 13 ले लें, y की जगह माइनस का 3 ले लें, तो भी 10 आएगा। तो ये सभी मान है इस समीकरण को क्या कर रहे हैं? संतुष्ट कर रहे हैं। यदि ये मान समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं तो ये समीकरण के हल हैं। तो इसी प्रकार के हमको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर 3.1 पूरी तीसरी प्रश्नावली में, जिनमें हमें क्या करना होगा? समीकरण के हल ज्ञात करने होंगे। अब समीकरण के हल ज्ञात करने की विधियाँ कौन सी होती? ये तो हमने केवल एक ही समीकरण लिखा है जिससे हमने बहुत सारे मान निकाले, x और y। लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारे पास 2 समीकरण मिलेंगे, दोनों समीकरणों से मान निकालने पड़ेंगे। यानी मान की तरफ दूसरा क्वेश्चन है, हम यहाँ पर ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, x माइनस वाई बराबर 2। अब इस समीकरण के हल ज्ञात करेंगे। इस समीकरण के हल किस प्रकार ज्ञात करेंगे? x और y के मान ज्ञात करेंगे, और ऐसे मान होने चाहिए जिनको जोड़ने पर 10 आना चाहिए, घटाव करने पर 2 भी आना चाहिए। तो पिछली स्टेप में जब एक ही समीकरण दिया हुआ था तो उसमें बहुत सारे मान निकले थे, लेकिन इसमें केवल एक मान मिलेगा, यानी अद्वितीय हल होंगे। केवल एक मान x का होगा और एक ही y का होगा, जिसको इन दोनों समीकरणों में रखेंगे तो दोनों के दोनों समीकरण संतुष्ट होंगे। जैसे हम x की जगह ले लेते हैं 6 और y की जगह ले लें 4, तो 6 और 4 10 बन जाएंगे, 6 में से 4 के 2 बन जाएंगे, तो दोनों के दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं। ये x और y के ऐसे मान हैं जिनको इन दोनों समीकरणों में रखें तो दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएंगे। यानी इस समीकरण का मान है जो 10 के बराबर आ जाता है और इस समीकरण का मान 2 के बराबर आ जाता है। तो यह क्या है? समीकरण के अद्वितीय हल हैं, यानी x और y के ऐसे मान हैं जिनको रखने पर समीकरण दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हम इस तीसरी प्रश्नावली में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर तो आसानी से हमने देख लिया कि x का मान यदि हम 6 करें और y का मान 4 करें तो ये मान 10 हो जाएगा और ये मान 2 बच जाएगा। लेकिन कोई और एग्जाम्पल आ जाए, बड़ा एग्जाम्पल आ जाए, तो हम आसानी से दोनों समीकरणों को देख कर नहीं बता सकते कि x और y के मान कौन कौन से होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है? इनकी विधियां लगाकर हमको हल करना पड़ता है। और विधियां कौन कौन सी होती हैं? हमारे पहले नंबर की विधि है जो वो ग्राफीय विधि है। ग्राफीय विधि यानी क्वेश्चन को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफ बनाकर हल करना है, ग्राफ से x और y के मान निकालने हैं, तो उन मानों को इसमें रख के देखें तो दोनों के दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएंगे। यह ग्राफीय विधि जो ये हमारे 3.1 और 3.2 में काम में है। उसके बाद 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 उनमें क्या है? हमारे पास अलग से विधि है ग्राफीय विधि को छोड़कर। ग्राफीय विधि में क्या होता है? हमें एक ग्राफ बनाना पड़ता है, ग्राफ पेपर आता है, उसके ऊपर ग्राफ को दर्शाकर x और y के मान ज्ञात करते हैं। इसके अलावा जो अगली विधि है हमारी, एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद आती है विलोपन विधि, उसके बाद आती है वज्र गुणन विधि। तो ये विधियां जो लास्ट की 3 विधियां हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनमें हमें क्या करना है? बिना ग्राफ की सहायता से, ग्राफ नहीं बनाना है, बिना ग्राफ के हमें क्या करना है? x और y के मान ज्ञात करने हैं दोनों समीकरणों। तो पहले हम ग्राफीय विधि को समझेंगे। ग्राफीय विधि होती क्या है, किस प्रकार क्वेश्चंस को हल करते हैं।
इसको समझने के बाद 3.2 के बाद और 3.3 पर आएंगे तब हम प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन विधि की बात करेंगे। अब देखते हैं 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 3.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और जो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो एक व्यक्ति है आफ्ताब, अपनी पुत्री से बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु बता रहा हूँ। यानी 7 गुनी आयु का मतलब हुआ कि 7 साल पहले यदि उसकी पुत्री की आयु 1 वर्ष थी तो आफ्ताब की आयु 7 वर्ष होगी। यदि इसकी आयु 2 वर्ष थी तो आफ्ताब की आयु 2 × 7 हो जाएगी। यदि उसकी पुत्री की आयु 3 वर्ष थी तो आफ्ताब आयु 7 × 3 हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी। तो 3 गुनी होगी ना, उसकी पुत्री की आयु 1 वर्ष, तो 1 का 7 गुना 7 हो जाएगा, 2 का 7 गुना 14 वर्ष हो जाएगी, 3 का 7 गुना 21 वर्ष। तो पहली स्टेप ये है। और दूसरी स्टेप ये है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु पर रह जाऊँ। तो 3 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, मान के चलो 3 वर्ष बाद यदि उसकी पुत्री की आयु 1 वर्ष से 5 वर्ष होती है तो आफ्ताब की 3 गुनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी, यानी 5 × 3। यदि उसकी पुत्री की आयु 6 वर्ष हुई तो आफ्ताब की आयु 18 हो जाएगी। यदि उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष हुई तो आफ्ताब की आयु 7 या 24 हो जाएगी। तो ये बात है जो 3 साल बाद की बात है और ये 7 वर्ष पहले की बात है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझकर क्वेश्चन से 2 समीकरण प्राप्त करने हैं, यानी 2 समीकरण बनाने हैं। जब 2 समीकरण बन जाएंगे उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है, आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्वेश्चन को समझकर हम 2 समीकरण कैसे बनाएं। यदि 2 समीकरण हमारे सही बन गए तो उसके बाद क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है। इनमें यदि थोड़ा सा गलती हो जाता है तो उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होगा, सही नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझकर बिल्कुल सही समीकरण बनाना है और ध्यान से करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्वेश्चन को समझने की। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, तो 7 वर्ष पहले की बात करते हैं। 7 वर्ष पूर्व का मतलब है 7 साल पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति की आयु, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी आयु 7 वर्ष पहले की निकालनी हो या 10 वर्ष पहले की निकालनी हो या 20 वर्ष पहले की निकालनी हो, तो पहले की आयु हम कब निकाल सकते हैं। अब मान के चलो यहाँ पर कोई व्यक्ति है हमारे पास, इसका नाम लिख दिया हमने ए, और इस व्यक्ति की आयु हमें 10 साल पहले ज्ञात करनी कि 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी। तो इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या होगी कि इस व्यक्ति की जो हमें वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का मतलब होता है प्रेजेंट, यानी इस समय जो ये समय चल रहा है, इस समय की आयु का हमें पता होना बहुत जरूरी है। इस समय की आयु का पता होगा तब हम 10 वर्ष पहले की आयु भी निकाल सकते हैं या 10 वर्ष बाद की भी निकाल सकते हैं, दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो इस समय इस व्यक्ति की जो आयु है वो 25 वर्ष है। प्रेजेंट में एक व्यक्ति ए है, उसकी आयु 25 वर्ष, और आपसे पूछ लिया जाए कि 10 वर्ष पहले इस व्यक्ति की आयु कितनी थी, तो आसान सी बात है, 10 वर्ष पहले इसकी आयु है जो 15 वर्ष होगी। कैसे ज्ञात किया हमने, 25 में से 10 का घटा होगा। पहले की आयु की बात कर रहे हैं, इस समय से पहले की आयु ज्ञात करनी हो। अब मान के चलो उसी कोई और व्यक्ति हो या उस व्यक्ति की वर्तमान आयु इस समय की आयु है जो 35 वर्ष होती, और आपसे पूछे 5 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, तो आसान सी बात है 5 साल पहले उसकी आयु है जो 30 वर्ष थी। 5 साल पहले के लिए 5 घटाएंगे, 10 साल पहले के लिए 10 घटाएंगे, 20 साल पहले की निकालेंगे तो 20 का घटाव कर देंगे। अब बात करते हैं यदि बाद की आयु निकालनी। अब मान के चलो किसी व्यक्ति की जो आयु है इस समय 25 वर्ष है, 7 साल बाद उसकी आयु कितनी होगी, तो 7 साल बाद की आयु निकालनी है 7 इसमें जोड़ देंगे। जिस व्यक्ति की आयु इस समय 25 वर्ष है तो आसान सी बात है 7 वर्ष बाद 32 वर्ष की हो जाएगी, 7 को जोड़ देंगे। तो बाद की आयु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने वर्ष बाद की आयु निकाल रहे हैं उस संख्या को जोड़ देते हैं वर्तमान आयु में, और पहले की आयु निकाल रहे हैं तो उसकी वर्तमान आयु में जितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं उस संख्या का घटाव कर देते हैं। ये बात ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है किसी भी व्यक्ति की आयु निकालनी हो, चाहे बाद की आयु निकालनी हो चाहे पहले की आयु निकालनी हो, वर्तमान आयु का पता होना जरूरी है।
वर्तमान आयु होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें वर्तमान आयु नहीं दी हुई, ना तो आफ्ताब की वर्तमान आयु दी हुई है और ना ही उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। इसमें तो केवल 7 साल पहले की बात कर रहा है या 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से हम मान लेते हैं कि इस व्यक्ति की जो क्वेश्चन में दिया गया है आफ्ताब, इसकी आयु हम मान लेते हैं x वर्ष और उसकी जो पुत्री है उसकी आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। तो लिखेंगे यहाँ पर माना आफ्ताब की आयु x वर्ष, माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, यानी प्रेजेंट में उसकी आयु है जो वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु है, पुत्री की आयु y वर्ष है। दोनों व्यक्तियों की आयु मान ली हमने, और ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु, यानी इस समय जो चल रहा है। एक व्यक्ति की x वर्ष और दूसरे की y वर्ष। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 वर्ष पहले। तो हमें 7 वर्ष पहले की आयु निकालनी है, वर्तमान आयु की बात नहीं करनी है हमें, 7 वर्ष पहले की बात करनी थी। 7 वर्ष पहले दोनों व्यक्तियों की आयु कितनी थी, फिर आफ्ताब की आयु है जो उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना होगी। पहले हमें क्या पता करना है कि 7 वर्ष पहले इस व्यक्ति की आयु कितनी थी। तो 7 वर्ष पहले की बात करते हैं, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। तो 7 वर्ष पहले, अब मान के चलो किसी व्यक्ति की आयु इस समय 10 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितनी थी, 3 वर्ष। इस समय यदि किसी व्यक्ति की आयु 15 वर्ष, तो 7 साल पहले कितनी थी, 8 वर्ष आ जाएगा। इस समय किसी व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है, तो 7 साल पहले कितनी थी, 13 वर्ष। ये तो वर्तमान आयु है, और पहले की आयु निकालनी है, जितने वर्ष पहले की आयु निकालनी है उसको हम घटाव कर दें। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्तमान आयु है, हमने आफ्ताब की x वर्ष मान रखी, तो वर्तमान आयु की जगह तो x लिखेंगे, और 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब की आयु थी वह x माइनस 7 वर्ष थी। यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 7 वर्ष। ये वाली आयु है जो आफ्ताब की, ये 7 वर्ष पहले की, और आफ्ताब की जो पुत्री है उसकी आयु देख लेते हैं कितनी, 7 वर्ष पहले। तो वर्तमान आयु इसकी हमने y मान रखी है, और 7 वर्ष पहले के साथ घटाव कर दें, तो आसान सी बात है, y माइनस 7 वर्ष। तो प्रत्येक क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना, 2 स्टेप बनेंगे। इसमें देखो पहली स्टेप बन रही है कि 7 वर्ष पहले, तो यहाँ 7 वर्ष पहले की आयु निकाल। दूसरी स्टेप बन रही है कि 3 वर्ष बाद, तो दूसरी स्टेप 3 वर्ष बाद के लिए एक स्टेप बन जाएगी। पहली स्टेप से पहला समीकरण बनेगा और दूसरी स्टेप से दूसरा समीकरण, दोनों स्टेप से 2 समीकरण बना के उसके बाद हम ग्राफ विधि को लगाएंगे। तो दोनों की वर्तमान, सॉरी 7 वर्ष पहले की आयु निकाली। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु पढ़ा, 7 गुनी आयु का मतलब, यानी यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। अब मान के चलो यहाँ लिख दिया हमने आफ्ताब की आयु, इधर लिख देते हैं उसकी पुत्री की आयु। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु x माइनस 7, उसकी पुत्री की आयु जो y माइनस 7। और आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष हो गया, यानी 7 साल पहले की तो ये आयु आई गई है हमारे पास। मैं तुमसे 7 गुनी आयु करता हूँ, यानी आफ्ताब है जो अपनी पुत्री की आयु का कितने गुना है, 7 गुना। आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर उसकी पुत्री की आयु है जो उसका गुना हम 7 से कर दें। इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सा इसमें समझने की बात है। आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो आफ्ताब है जो ये अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना अधिक है, ये वाली आयु है जो 7 गुना अधिक है। मान के चलो आफ्ताब की पुत्री है तो उसकी आयु मान के चलते हैं कि 7 वर्ष पहले, सपोज के लिए मान लेते हैं 10 वर्ष, 7 साल पहले आफ्ताब की पुत्री की आयु 10 वर्ष थी, तो आफ्ताब की आयु कितनी होगी, 7 गुना होगी।
यानी 70 वर्ष होगी ना 7 गुना। अब समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, दोनों पक्षों को बराबर करना पड़ेगा। एक तरफ आफ्ताब की आयु लिखेंगे, दूसरी तरफ उसकी पुत्री की आयु, तो दोनों पक्ष बराबर कब होंगे, जब उसकी पुत्री की आयु का गुणांक 7 से कर देंगे, इधर भी 70 बन जाएगा और इधर भी 70 बन जाएगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु x-7 और आफ्ताब की पुत्री की आयु y-7। आफ्ताब है जो अपनी पुत्री की आयु का कितने गुना है, 7 गुना। इस बात का ध्यान रखना, इस 7 का इधर गुना कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले से ये तो 7 गुना है, तो 7 का फिर से 7 से गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा आयु हो जाएगी आफ्ताब की पुत्री की आयु तो कम होगी। आसान सी बात है, बच्चों की आयु कम होती है पिता से, तो ये कम है और आफ्ताब की आयु अधिक है। जब अधिक का गुना यदि हम 7 से करते हैं तो इधर तो 10 रह जाएगा, इधर तो कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, बहुत छोटा मान पड़ गया। समीकरण को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमें छोटा मान दिखाई दे रहा है उसी से ही गुना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा x-7 बराबर y इंटू वाई माइनस 7 इंटू वाई माइनस 7। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। x-7 बराबर 7 का गुणा y से 7y माइनस 7 का गुणा 7 से, ये बन जाएगा हमारे पास 49। थोड़ा सा और हल करते हैं। अब क्या करते हैं, y को इधर ले लेते हैं, इस 7 को इधर ले लेते हैं। x 7y को इधर ले लिया, माइनस के होगी, इधर बचेगा माइनस का 49, माइनस 7 को इधर लेंगे, प्लस का होगा। पक्षांतरण करना है तो ये बन जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। तो ये हमारे पास बन जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। पहला समीकरण हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। तो पहली स्टेप से पहला समीकरण मिल गया। अब दूसरी स्टेप की बात करते हैं। दूसरी स्टेप है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो वही बात, बाद की आयु निकालनी है। तो बाद की आयु 3 वर्ष बाद की आयु निकाल रहे हैं, तो वर्तमान आयु में 3 जोड़ देंगे। पहले की आयु के लिए घटाव करते हैं, बाद की आयु के लिए जोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, आफ्ताब की आयु इस समय तो x वर्ष है, तो 3 साल बाद x प्लस 3 होगा। वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 साल बाद के लिए वर्तमान आयु में 3 जोड़ देते हैं, तो y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। और आफ्ताब की जो पुत्री है उसकी आयु ये हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष, यानी वर्तमान आयु है जो y वर्ष है और वर्तमान आयु में कितना जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं। तो 3 साल बाद की दोनों की आयु निकालें। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद तो ये हमारे पास आयु आई चुकी है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का, इधर 7 गुनी आयु का था तो 7 से गुणा किया, 3 गुनी आयु के लिए 3 से गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे फिर से प्रश्न अनुसार आफ्ताब की आयु x माइनस x प्लस 3 वर्ष बराबर y प्लस 3 वर्ष से उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी, ये आफ्ताब की आयु है। तो 3 गुना के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देते हैं। फिर से समीकरण को हल कर लेंगे। x प्लस 3 बराबर 3 इंटू वाई 3y और प्लस का 3 किया 9 हो जाएगा हमारे पास। पक्षांतरण कर लेते हैं। x 3y को इधर लाएंगे, माइनस का बन जाएगा, इधर बचा हुआ है 9, इस 3 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 3y बराबर में आ गया हमारे पास 9 में 3 गया 6। ये बन गया हमारे पास समीकरण। तो 2 समीकरण बनाने हैं, दोनों के दोनों बन गए। पहला समीकरण हमारे पास x माइनस 7y बराबर में माइनस 42 और सेकंड समीकरण x माइनस 3y बराबर 6। अब 2 समीकरण बनने के बाद क्या करना है, दोनों समीकरणों को हल करना है और हल करके हमें ग्राफ को बनाना है। अब देखते हैं हम दोनों समीकरणों से ग्राफ को किस प्रकार बनाएंगे। तो इन दोनों समीकरणों को एक बार इधर साइड में लिख के अब दूसरी स्टेप पर आ जाते हैं। पहली स्टेप क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ के समीकरण बनाना है, 2 समीकरण बनाने, दोनों बन गए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों से टेबल बनाकर ग्राफ को बनाएंगे। तो सेकंड स्टेप करते हैं इसमें। तो दोनों समीकरण बनने के बाद ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे, ये 2 समीकरण मैंने इधर लिख दिए। सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे, एक टेबल बनानी है छोटी सी, टेबल बनने के बाद समीकरण 2 को हल करेंगे और वहाँ से भी एक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 से, यानी समीकरण पहले समीकरण को हल करना है, समीकरण 1 को लिख देते हैं
एक्स माइनस 7y बराबर माइनस का 42 है। यहाँ से हमें x का मान निकालना, सॉरी एक मान निकालना है, चाहे x का मान निकालें और चाहे y का मान निकालें। तो यहाँ से हम x का ही मान निकाल लेते हैं। पक्षांतर करना है, x बराबर ये 7y इधर आके प्लस का हो जाएगा और माइनस का 42 पहले से। x का मान आ जाएगा हमारे पास 7y माइनस 42। इसी प्रकार एक मान निकालना, चाहे हम x का निकालें और चाहे y का भी निकाल सकते हैं। x का पक्षांतर निकाल देंगे तो 7 का पक्षांतर हो जाएगा माइनस के साथ। तो पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x का मान निकालें। तो x का मान निकालने के बाद हमें टेबल बनानी। टेबल में कम से कम 2 स्टेप लेंगे, 3 स्टेप भी ले सकते हो, 3 स्टेप लोगे तो भी चलेगा, 2 स्टेप कम से कम x और y। तो क्या करना है हमें, x की जगह या फिर y की जगह एक एक करके मान लिखना है और मान लिखने के बाद दूसरा मान प्राप्त करना है। जैसे हम y का मान लिखेंगे तो x का प्राप्त करेंगे, या x का लिखेंगे तो y का प्राप्त करेंगे। तो पहले हम ये समीकरण लिख देते हैं। x बराबर क्या है हमारे पास 7y माइनस 42। अब यदि y की जगह यहाँ पर हम कोई सी भी संख्या लिखें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। तो एक एक करके y की जगह मान लिखने, और मान ऐसे लिखने हैं कि यहाँ पर जो y का मान लिखने पर जो x का मान हमें प्राप्त होगा, यह वाला मान है जो एक पूरी संख्या प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में। परिमेय संख्या यानी बटे वाली संख्या प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, y की जगह यहाँ पर हम 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान के चलो 2 ले लें, चाहे 7 ले लें, 8 ले लें, 5 ले लें, 4 ले लें। चलो हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर 0 ले लेते हैं, x की क्या ले लेते हैं 0, y की जगह x का x बराबर 7 इंटू वाई की जगह लिख देंगे हम 0 और माइनस का 42। तो x बराबर आ जाएगा ये 7 गुणा 0 करेंगे 0 माइनस का 42, और 0 में से 42 का घटाव करेंगे तो माइनस का 42 ही आएगा। यानी y की जगह हमने क्या लिखा 0, तो y की सीधे में 0 लिखेंगे। तो x की जगह हमें क्या प्राप्त हुआ माइनस का 42। ये पहला मान आ गया हमारा। दूसरा मान लेंगे, तो मान के चलो 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई संख्या भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम y की जगह हम क्या ले लेते हैं, तो 1 ले लें। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 7 गुणा 1 माइनस 42। तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 माइनस 42। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 35। यानी y की जगह 1 ले रहे हैं, x की जगह हमें माइनस का 35 प्राप्त। 2 मान हो गए, दोनों के दोनों इधर बटे में नहीं आएगा, संख्या ऐसी लेनी है। तो यहाँ पर सब संख्याएं जो गुणा में दी गई तो बटे में आएगा ही नहीं इस क्वेश्चन में मान। अगले क्वेश्चन है उनमें आ सकता है बटे में, इसमें नहीं आएगा। चाहो तो आप एक स्टेप टेबल को और बढ़ा कर सकते हो, और बढ़ा सकते हो। 2 स्टेप कम से कम करने, 3 स्टेप कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरी स्टेप करते हैं तो क्या करेंगे हम, y की जगह 2 ले लेते हैं, पहले 0 लिए फिर 1 फिर 2, तब x बराबर 7 गुणा 2 हो जाएगा माइनस 42। x बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 42, x बराबर आ जाएगा माइनस का 28। तो y की जगह 2 लेते हैं तो x की जगह माइनस का 28 आता है। तो ये तो बन गया हमारा पहला समीकरण, पहले समीकरण से पहली टेबल। 2 टेबल बनानी है, समीकरण 1 से पहले नंबर की टेबल बनेगी, समीकरण 2 से दूसरे नंबर की टेबल बनेगी। और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। तो सेम पहले की तरह करना है, जैसे पहले समीकरण को किया है उसी प्रकार दूसरे समीकरण को कर देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर प्लस का 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 3y आ जाएगा, 3y को यहाँ से हटाएंगे, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो दूसरे नंबर की टेबल बना लेंगे। यहाँ x लिख देते हैं आगे। तो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है जो x का मान है 6 प्लस 3y। एक मान तो निकालना ही निकालना। तो देखो यहाँ पर यदि हम y का मान भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो x इधर जाकर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस को हटाएंगे, 3 बटे में जाएगा, फिर बटे वाली संख्या बनेगी। फिर बटे वाली संख्या में हमें क्या करना पड़ेगा, आगे संख्या ऐसी लेनी पड़ेगी कि जो x के मान प्राप्त हो रहे हैं ना, ये पूरी संख्या आना चाहिए, बटे में संख्या नहीं आनी चाहिए। जरूरी नहीं यहाँ पर जैसे 0 लेने से पूरी संख्या आ गई, या 1 लेने से मान के चलो यहाँ पर आ गया तो बटे वाली संख्या आ जाती। तो 1 को हमें छोड़ना पड़ता है, 1 को छोड़कर सीधा 2 लेते, 2 से बटे में आ रहा है तो 3 लेते, इस प्रकार चलना है। तो यहाँ पर हम क्या करें, y की जगह फिर से 0 ले लेते। तो x बराबर 6 का 6 प्लस 3 गुणा 0,
ये बन जाएगा 6 प्लस 3 गुणा 0 करने पर 0 आता है, तो ये 6 ही बन जाएगा। वाई का मान लेंगे 0, एक्स का मान कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। जैसे इधर किया मैं, सेम इसी प्रकार इधर करेंगे। अब क्या करेंगे हम, वाई की जगह क्या लेंगे, 1 ले लेते हैं। तो वाई का मान 1 लेने से एक्स बराबर आएगा हमारे पास 6 प्लस 3 गुणा 1, तो 6 प्लस 3 एकम 3 यानी 9 आ जाएगा। तो भाई की जगह 1 लिए, यहाँ पर 9 पे तीसरा मान ले लेते हैं, भाई बराबर 2, एक्स बराबर 6 प्लस 3 गुणा 2, तो 6 प्लस 3 गुणा 2 भी 6 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। वाई का मान 2 लेने से एक्स का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 12। तीनों मान प्राप्त हो गया हमारे पास, दोनों टेबल बन गई। टेबल बनने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हल करना है। इस प्रकार करेंगे, पहले तो हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ के अंदर क्या करना है, हमें लाइनें खींचनी है। तो दोनों समीकरणों से जो हमें टेबल प्राप्त हुई है, उन एक टेबल को मैंने इधर की तरफ लिख दिया, एक टेबल को इधर की तरफ। इधर जगह कम होने की वजह से उनको ऐसे किया। तो क्या करना है, हमें एक लाइन ग्राफ के बीचों बीच इस प्रकार खींचनी है। ग्राफ होता है जो, ग्राफ के अंदर बहुत सारी लाइन होती है, मोटी मोटी बहुत सारी लाइन इस प्रकार खींची हुई होंगी, और हमें क्या करना है, एक लाइन ठीक बीचों बीच इस प्रकार खींच देंगे, और उसके बाद तो एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच देंगे, दूसरी लाइन हो जाएगी, 2 लाइन खींचनी है हमें, एक लाइन हमें यहाँ से ये वाली। तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो ग्राफ के बीचों बीच हमें लिखना है 0, इधर की तरफ सीधे की तरफ हम लिख देंगे x, और इधर की तरफ लिख देंगे x के ऊपर डैश, और ऊपर लिखना है y और नीचे लिख देंगे y डैश। अब हमें क्या करना है, ग्राफ के अंदर एक पैमाना दर्शाना है। पैमाना हमें इस प्रकार दर्शाना है कि ये वाले मान हैं जो हमारे उस पैमाने पर आने चाहिए। जैसे इसमें -42 है, 28 है, 35 है, 6, 9 ऐसे मान आने चाहिए दोनों टेबल में। तो किस प्रकार दर्शाएंगे, जैसे मान के चलो हम 1 से गिनती लिखना है स्टार्ट में, पहले खाने पर 1 लिख, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, तो 8-10 तक गिनती लिख जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं लिखी जाएगी। क्यों, ग्राफ छोटा पड़ जाएगा, आगे जगह कम पड़ जाएगी। तो ऐसी स्टेप में हम क्या करते हैं, पैमाने को थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। तो 2 से काउंट करें, जैसे 2, 4, 6, 8, तो 2 से भी लिखेंगे तो लगभग 18 तक आएगी, 42 नहीं आएगा। तो फिर 5 या 10 या 20 से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैमाना है जो 10 इकाई का ले लेते हैं। पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई के बराबर ले लेते हैं। क्यों, 1 इकाई से लेकर चलेंगे तो ये संख्याएं हमारे पास जो टेबल में दी हुई है, -42 या -35, -28, ये नहीं आएंगे। तो हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40। ऐसे ही सेम इधर संख्या जाएंगी, इधर प्लस की आती है x अक्ष पर, इधर x डैश पर माइनस की आती है। तो यहाँ पर आ जाएगा -10, -20, -30, -40, आगे -50, -60 और भी बड़े हो जाएंगे। ऐसे ही ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, नीचे -10, -20, -30, -40, -50, जहाँ तक भी आए लिख देना। अब क्या करना है, हमें इसमें से मान देखकर एक एक मान को लिखना। पहले नंबर पर x का मान -42 है, तो x अच्छी हो गया। यहाँ पर देखेंगे -42 कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर तो हो गया 40, और इधर यहाँ पर आ जाएगा 50। 40 और 50 के बीच छोटी छोटी 10 लाइनें हमें दिखाई देंगी। एक डिब्बे के अंदर 9 लाइनें होती हैं, और 10वें नंबर पर बड़ी वाली लाइन आ जाएगी, प्रत्येक में होंगी। जैसे 0 से लेकर यहाँ 10 तक 9 लाइनें छोटी छोटी आएंगी, बीच 5, फिर 6, 7, 8, 9, फिर 10वीं आ जाएगी, फिर 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19 और 20। इस प्रकार प्रत्येक डिब्बे पर होंगी। तो 40 के बाद 1 और दूसरे नंबर पर 42 यहाँ पर आ जाएगा, और y का मान 0 है, तो 0 तो यहीं पर होता है, 0 से सीध लेंगे तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास ए बिंदु, जिसके मान क्या हुए -42 और 0, यहाँ पर पॉइंट डाल दिया। दूसरा मान देखते हैं, दूसरा x का मान -35 और y का मान 1। x का मान -35, तो 30 और 40 के बीच में यहाँ पर आएगा 35। x का मान तो हो गया -35, और y का मान कितना होना चाहिए,
एक, तो देखो यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें बीच में आएंगी, फिर 10 में एक यहाँ एक से सीधे ले लेंगे इधर 35 से, दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो गया हमारे पास बी पॉइंट, जिसके मान है माइनस का 35 और 1। अब तीसरा पॉइंट 28 और 2, माइनस का 28 और 2, तो माइनस का 28 30 से 2 कम यहाँ पर मिलेगा, और 2 1 और 2 थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये इस प्रकार मिल जाएगा हमें। हो गया हमारा सी पॉइंट, जिसके मान है माइनस के 28 और 2। इसमें क्या है, यहाँ पर जो तीनों पॉइंट यहाँ पास पास दिखाई देते हैं, छोटी सी जगह में आ रहे हैं, तो क्या है कि यहाँ पर जैसे हम बड़े मान लेते हैं 5 6 7 लेते हैं, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 10 ले लिया, जैसे जैसे हम बड़े मान लेंगे तो क्या होगा, ये वाले पॉइंट थोड़ी दूर दूर आ जाएंगे और जगह बन सकती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ कम जगह है, पैमाना हमने थोड़ा बड़ा ले रखा है, तो इसके लिए थोड़ी सी कम जगह पर आते हैं। तो क्या करना है, स्केल की सहायता से तीनों पॉइंट को मिला देंगे, स्केल लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन ये प्राप्त होगी, तीनों बिंदुओं से होकर जाते हुए इस प्रकार से निकल जाएगी। तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, क्योंकि हम प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो रेखिक रेखिक का मतलब होता है सीधी रेखा। हमें प्रत्येक ग्राफ है जो तीनों पॉइंट सीध में आएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन प्राप्त होगी। अब ये पहले नंबर की जो टेबल थी इससे कर लिया। अब इस पर लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, समीकरण 1 लिखना है। जिस समीकरण से हमने ये टेबल बनाई, तो समीकरण 1 x - 7y बराबर 42। तो यहाँ पर लिख देंगे x - 7y बराबर 42, ये माइनस का -42। तो कहीं पर भी लिख सकते हैं, लाइन के साइड में यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, जहाँ भी आपको जगह दिखाई दे, समीकरण का नाम जरूर देना है। उसके बाद समीकरण दूसरे की टेबल देखते हैं। तो x का मान देखो 6 और y का मान 0। x का मान 6, 0 और 10 के बीच 5 से 1 आगे 6 यहाँ पर आता है, और y का मान 0। तो ये वाला पॉइंट तो यहीं आ जाएगा। 3 पॉइंट को हमने डाल दिए a, b और c। तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं d। तो d के मान क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं d, जिसके मान है 6 और 0, 6 और 0। तो ये ध्यान रखना कि x का मान आगे लिखते हैं, 6 x का मान है और 0 y का मान, y का मान पीछे लिखना है। सभी बिंदुओं में इसी प्रकार करना है। तो दूसरा मान है x का 9 और y का 1। तो x का मान 9 यहाँ पर आ गई, 10 से 1 कम, और y का मान 1, y का मान 1 तो यहाँ पर होगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ये ई पॉइंट हो गया, जिसके मान क्या प्राप्त हुआ है 9 और 1। चौथा मान है 12 और 2। x का मान 12, तो 10 से 2 जाएगा, 11 और 12 यहाँ पर आ जाएगा, और y का मान 2। तो y का मान 2 पहला नंबर, दूसरा नंबर। तो यहाँ से यहाँ पर 1 पॉइंट तीसरा आ जाएगा, 1 पॉइंट डाल देते हैं, यहाँ पर हो गया 12 और 2। इनको भी मिला देंगे, तो यहाँ से भी हमें एक रेखा प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। इसके ऊपर समीकरण 2 लिख देते हैं, x - 3y बराबर 6। यहाँ पर लिख देंगे x - 3y और बराबर भी क्या गया। तो ये हमारे दोनों टेबल से 2 रेखाएं प्राप्त हुई है, एक लाइन इस प्रकार जा रही है, तो इसी प्रकार ये जा रही है लगभग। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें क्या है, थोड़े बड़े मान है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर मान हमें बड़े प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें देखने में लग रहा है कि जगह कम पड़ रही है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, जैसे आगे के क्वेश्चन आएंगे उनमें बिल्कुल कम मान आएंगे, छोटे मान आएंगे, 1 से 2 4 5 10 तक ही संख्या आएंगी, इससे बड़ी संख्या नहीं आएंगी। तो उनसे उन क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ भी आप यदि आपने 9th क्लास का ग्राफ पढ़ा है तो यहाँ भी आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम है अब ये दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो देखो यहाँ पर बात चल रही है जो 3 बल्ले और 6 गेंदों की बात चल रही है। 3 बल्ले और 6 गेंदों का टोटल मूल्य जो 3900 रुपये है, और बाद में 1 बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें फिर 1300 रुपये में खरीदी। तो 2 स्टेप बन रही हैं, तो 2 समीकरण बनेंगे सेम पहले की तरह। तो सबसे पहले क्या है कि 3 बल्लों का मूल्य हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें एक बल्ले के मूल्य का पता होना चाहिए। और 6 गेंदों का मूल्य भी तभी पता लगेगा जब हमें 1 गेंद के मूल्य का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य है जो x और y रुपये।
माना एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य जो x व y रुपये हैं। यानी एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य जो y रुपये है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रश्न अनुसार, यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न अनुसार। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त से, फर्स्ट स्टेप क्या, प्रथम शर्त से। अब पहली शर्त क्या है यहाँ पर कि 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3900 रुपये। अब देखो एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 2 बल्लों का मूल्य 2x रुपये हो जाएगा, 3 बल्लों का मूल्य 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बल्ले दिए गए हैं, 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का मूल्य 3x रुपये प्लस 6 गेंदों का मूल्य, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 6 गेंदों का मूल्य 6 y रुपये, और टोटल कितने रुपए में ले रहा है वो, 3900 रुपये में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3900। तो ये हमारा पहला समीकरण है। इस समीकरण में क्या हो रहा है कि 3 का भाग जा रहा है पूरे समीकरण में, पूरा समीकरण 3 से विभाजित होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 3 का भाग देने पर, छोटा कर लेते हैं समीकरण को, भाग देने, तो 3 का भाग देंगे तो x प्लस 2y बराबर ये बन जाएगा 1300। इसमें 3 का भाग x आ गया, इसमें 3 का भाग ये 2 बार जाएगा, इसमें 3 का भाग 1300 बार। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही दूसरे समीकरण को करना है। अब दूसरी स्टेप क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सेकंड शर्त से। सेकंड क्या है, एक बल्ला, एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य हमारे पास x रुपये है, और उसी प्रकार की 3 गेंदों का मूल्य 3y रुपये हो जाएगा प्लस 3y, टोटल कितना मिलिए उसने 1300। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर सेकंड। तो 2 समीकरण बन चुके हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। तो सेम पहले की तरह हमें क्या करना है, समीकरण 1 को हल करके टेबल बनानी है, और फिर समीकरण 2 को हल करके टेबल बना देंगे, और टेबल से ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम करते हैं समीकरण 1 को हल। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो पहला समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ से हम x का मान चाहें तो x का या फिर y का निकाल सकते हैं। x का ही निकाल लेते हैं, 1300 माइनस 2y को यहाँ से हटाएंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना देते हैं। तो इसमें मैं 2 ही मान ले रहा हूँ, आप चाहो तो 3 मान ले सकते हो। तो 3 मान से गिनती थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसके लिए हम 2 ही मान लेते हैं। तो क्या करना है हमें, y की जगह सबसे पहले हम क्या लेंगे, 0 ले सकते हैं। तो हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुणा 0, तो ये बन जाएगा 1300 माइनस 0, यानी कि 1300 ही आ जाएगा। y की जगह 0 लेते हैं तो x की जगह हमारे पास आता है 1300। अब लेते हैं हम सेकंड वाला मान। तो सेकंड में हम यहाँ पर एक तो 0 ले लें, 1300 आ गया। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, y की जगह तो देखो 0 1 2 3 ही लेना, क्योंकि 1300 काफ़ी बड़ा मान है, तो सीधा हम 100 से काउंट करके चलेंगे। तो या तो 100 लो या फिर 200 या फिर 300, इस प्रकार ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 100 ले लेते हैं, या फिर 200 भी ले सकते हैं, 300 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने y की जगह ले लिया 100। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2 गुणा y की जगह 100, ये बन जाएगा 1300 माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1100। तो हमने y की जगह 100 लिया, x की जगह हमारे पास क्या आ गया 1100। तो पहले समीकरण से टेबल बन गई, अब दूसरे समीकरण से बनाएंगे। अब लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिखा x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ पर x बराबर 1300
-3y हो जाएगा। फिर से टेबल बना देंगे। तो y की जगह 0 लेते हैं तो x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 0 यानी 1300 माइनस 0 यानी कि 1300 ही प्राप्त हो जाएगा। 0 लिया तो 1300। तो सेकेंड नंबर पर अब y की हम ले लेते हैं फिर से। तो x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 100, तो 1300 माइनस 3 ये प्राप्त हो जाएगा हमें 1000। तो 100 लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1000। दोनों टेबल बन गई है। दोनों टेबल बनाने के बाद क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो पहली टेबल बन गई है हमारी, मैंने अलग से लिख दी है दूसरी टेबल। तो पहली टेबल को देखते हैं। यहाँ पर पैमाना है जो 200 इकाई का लेके चल रहे हैं। एक बड़ा खाना बराबर पैमाना, एक बड़ा खाना बराबर 200 इकाई। 100 इकाई भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर यदि हम बड़े मान लेते, जैसे यहाँ पर 200 ले लेते, 400 ले लेते, तो ऊपर मान छोटे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमने 0 और 100 पर लिया, यहाँ पर भी 0 और 100 लिए, तो ऊपर थोड़े बड़े 1300 और 1000 आ रहे हैं। तो बड़े मान लोगे तो ऊपर छोटे मान आ जाएंगे अपने आप। तो क्या करना है, x का मान 1300, तो x अक्ष पर 1300 यहाँ पर आ जाएगा। y का मान 0, तो 0 की सीधी यहीं पर आ जाएगी। पहला बिंदु हो गया a, जिसके मान है 1300 और 0। सेकंड, x का मान 1100, y का मान 100। x का मान 1100 यहाँ पर आ जाएगा 1000 और 1200 के बीच में, और y का मान 100 यहाँ पर होगा ये। तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ये b बिंदु है जिसके मान है 1100 और 100। दोनों को स्केल लगा के मिला देना है, बिल्कुल सीधा सीधी लाइन प्राप्त होगी। इस लाइन के ऊपर समीकरण 1x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300। सेकेंड, x का मान 1300, y का मान 0, तो सेम वही यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस बिंदु का नाम C लिख देते हैं। इसके मान 1300 और 0 है। और चौथा, x का मान 1000 और y का मान 100। x का मान 1000 यहाँ पर है और y का मान 100 यहीं पर आ जाएगा। ये हमें D बिंदु प्राप्त हो गया जिसके मान है 1000 और 100। अब C और D को मिलाएंगे तो यहाँ से इस प्रकार मिलेगी और ऐसे आगे निकल जाएगी। तो इस लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 लिख देते हैं। समीकरण 2x + 3y बराबर में 1300। इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ पर क्या है, दोनों रेखाएं यहाँ पर यानी कि 0 और 1300 पर काट रही है। तो x का मान 0 होगा और y का मान 1300 होगा। x और y के मान यदि हमें ज्ञात करने हो तो दोनों यहाँ पर काटेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, उनका मूल्य एक दिन 160 रुपये था और एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त करना। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 किलो तो सेब है और 1 किलो अंगूर है, या फिर उसके बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर है। तो सबसे पहले हमें 2 किलो सेब या फिर 2 किलो अंगूर हों या 4 किलो अंगूर हों या सेब हों, उनका 2 किलो का, 4 किलो का, 5 किलो के मूल्य का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूरों के मूल्य का पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करते हैं, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य जो y रुपये मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट शर्त से लिख देंगे। तो पहली स्टेप क्या है कि 2 किलो तो सेब हैं और 1 किलो अंगूर है। तो 2 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 2x प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य y, और इनका मूल्य कितना है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 160 रुपये, बराबर में आ जाएगा 160। तो समीकरण 1 बन गया। और सेकेंड स्टेप से
सेकंड शर्त क्या है, 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर। तो 4 किलो सेव का मूल्य 4x, 2 किलो अंगूर का मूल्य 2 है, बराबर कितना है 150 रुपये। ये बन गया हमारे पास समीकरण 2। इस समीकरण को आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, 2 का भाग लिया है, या फिर इसी प्रकार से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 को सबसे पहले हम हल करते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर में 160, सॉरी ये गलत लिख दिया है, यहाँ पर जो दिया होगा 300 है मूल्य। 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य है जो 300 रुपये है। तो इस पर हम क्या करते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। इस समीकरण में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने से यहाँ पर हो जाएगा हमें 2x प्राप्त, यहाँ पर y प्राप्त हो जाएगी और यहाँ पर 150। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 160। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, 160 माइनस 2x, टेबल बना देंगे। तो x की जगह सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। 0 लेने से क्या होगा, 160 आ जाएगा हमारे पास y का मान। उसके बाद हम 40 ले लेंगे या फिर 20 भी ले सकते हैं। तो पहले थोड़े बड़े मान लेके चलते हैं, 0 को छोड़ देते हैं। 0 से यहाँ पर बड़ी संख्या प्राप्त होगी, जैसे जैसे हम बड़े मान लेंगे तो यहाँ पर छोटी संख्या प्राप्त होने लगेगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे 40 ही ले लो, 40 ले लो। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 160 माइनस 2 गुना 40, 160 माइनस 80। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 80। x का मान 40, y का मान 80। तो ये तो हो गया हमारे पास पहली स्टेप। अब सेकंड में क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, x की जगह 40 लें तो थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। x बराबर क्या ले लें, 60। तो y बराबर 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या ले रहे हैं हम 60 ले रहे हैं, 160 माइनस 120। तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 40। यानी x का मान 60 लिया तो y का मान 40 प्राप्त। दोनों मान आ गए। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देखते हैं क्या है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 150। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, 150 माइनस 2x, टेबल बनाएंगे x और y। x की जगह हम यहाँ पर 20, 40 ही लेके चलते हैं, 40 या 50 इस प्रकार ले लेना, तो 40 ले लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 150 माइनस 2 इंटू 40, 150 माइनस 80 यानी 70 आ जाएगा। x की जगह 40, y की जगह 70। फिर से x की जगह 50 ले लो तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 150 माइनस 2 गुना 50, 150 माइनस 100, ये बना है 50। x का मान 50 लिया तो y का मान भी कितना है, दोनों मान 50। अब देखते हैं हम इससे ग्राफ किस प्रकार बनेगा। तो ग्राफ है जो इसका हमने ये बना लिया। इसमें क्या दिया है, एक टेबल इधर लिख दिए, एक इधर, और यहाँ से हम 20 इकाई का पैमाना लेके चल रहे हैं, क्योंकि 20 से हमारे पास सभी मान प्राप्त हो जाएंगे। हमें जितने मान हैं दोनों टेबल में आ रहे हैं, सब मान प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का मान देखते हैं 40 और y का मान 80। तो x का मान 40 यहाँ पर है, y का मान 80 यहाँ से लेते हैं 20, 40, 60, 80 यहाँ। ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, जिसके मान क्या है 40 और 80। दूसरा पॉइंट x का 60, y का 40। x का 60 यहाँ पर, y का 40 ऊपर चलते जाएंगे यहाँ से। ये हमारा हो जाएगा बी पॉइंट, इसके हो जाएंगे 60 और 40। दोनों को मिला देंगे स्केल की सहायता से, बिल्कुल सीधा। तो पहला समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर में 160। अब सेकेंड स्टेप, सेकेंड समीकरण देखेंगे, x का मान 40, y का मान 70। तो x का मान 40 यहाँ है, लेकिन y का मान 70, 80 और 60 के बीच में यहाँ पर रहेगा। ये हमारा हो गया ए बी सी पॉइंट, जिसके मान हैं 40 और 70।
चौथा, दोनों मान 50 है, एक्स का मान भी 50 यहाँ पर आएगा, वाई का मान 50 यहाँ पर आएगा। यहाँ से उचित ले लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट, जिसके मान क्या होंगे 50 और 50। दोनों को मिलाएंगे, ये वाली लाइन इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगी। इसके ऊपर समीकरण 2x प्लस वाई बराबर में 150, ये समीकरण 2 लिख देते तो यहाँ पर लगभग दोनों रेखाएं समांतर प्राप्त होंगी। जब आप स्केल की सहायता से बनाओगे तो बिल्कुल समांतर ही होंगी। लगभग समांतर, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन समांतर तो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ी सी समांतर ऐसा लगेंगे हमें, ये रेखाएं समांतर। तो आज के लिए इतना ही, अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।